अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं हूं वसीम अख्तर। आज इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, उसके ऊपर आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे हमें जो है वो किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवाएं का जो रुख है वो हमें साफ साफ बता रहा है कि क्या होना होगा। लेकिन बहरहाल आज एक नज़र डालते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गूमेंट्स पेश हुए और उसके ऊपर क्या रवैया था। क्योंकि पीटीआई के हवाले से ये पिटीशन थी, तो ज़ाहिरी बात है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन एक क्विक रिव्यू हम इसका लेते हैं। आज जब केस शुरू हुआ तो पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमें इस केस का नोटिस नहीं हुआ, इसकी तैयारी के लिए हमें वक्त चाहिए। तो फौरी तौर पे जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि फिर पीर की समात रख लेते हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है जिसमें बल्ले का निशान पीटीआई को दिया गया है उसको मुअत्तल करना पड़ेगा, यानी कि बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लेना पड़ेगा। तो इसके ऊपर फिर मरता क्या ना करता। तो हामिद खान ने कहा कि फिर तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे दें। एक और मौके पर हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उस पर इतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। इसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि कभी भी कोई जज जो है वो अपने फैसले के ख़िलाफ़ अगली अदालत में नहीं जाता, जो मुतासरा फरीक होता है वही जाता है। और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वैसे तो पीटीआई के हज़ारों लाखों जो है वो मेंबरान हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और नौरीन रोती रही, ये 14 लोग हैं। तो उन 14 लोगों की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि जो हज़ारों लाखों लोग हैं वो उनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन 14 लोगों की इलेक्शन कमीशन की नज़र में और फिर मुल्की अदालतों की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये जो है इनकी अपील थी, तो इनको जाना चाहिए था कि जो 14 लोग हैं, जो 14 अपने आप को पीटीआई का मेंबर कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और आईनी इदारा है। क्या इलेक्शन कमीशन को अपने ऑर्डर का दिफा करने का क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर का दिफा ना करे? सियासी जमातों को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कस्टम कलेक्टर भी तो अपने फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं। और उन्होंने ये वादे किया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम मुदाखलत नहीं करते, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करना चाहते। तो इससे बहुत सारी चीज़ें वादे हो गई। फिर सवाल ये उठा बानी रुकन का कि उन्होंने जो अकबर एस बाबर हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो बानी रुकन है। हालांकि अकबर एस बाबर की जो मेंबरशिप है वो मनसूख की गई है और वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन अब तो एक दहाई के करीब हो चुका कि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा हैं। तो उसके ऊपर जस्टिस हमीद मज़हर ने कहा कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से कभी ख़त्म नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिसाब किताब हो रहा है। तो अगर इस हिसाब किताब को ही देख लिया जाए, कानून ज़ाब्ता तो गया, लेकिन हिसाब किताब को ही अगर देख लिया जाए तो फिर कल को अगर परवेज़ इलाही जो कि बानी रुकन हैं मुस्लिम लीग काफ के, वो उठ के उनके इलेक्शन के ऊपर एतराज़ कर दे तो क्या उनको भी इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा? तो ये मंतक भी जो है वो कुछ समझ से बालातर है हम जैसे कम ज़रफ़ों की। और फिर इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली उन्होंने ये सवाल उठाया कि पार्टी के जो इंतखाबात हैं वो एक गुमनाम गांव में क्यों कराए गए। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कोई नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया हो कि पार्टी का इलेक्शन किस जगह होंगे, मेंबरान कैसे पहुँचें। तो इस मौके पर जब पीटीआई के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त उस इलेक्शन के लिए, पार्टी इलेक्शन के लिए, नियाजुल्लाह नियाजी, उन्होंने बताया कि जी जो हालात थे, पार्टी के दफातर बंद थे और मेंबरान को और लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ तक कि किसी गाड़ी के ऊपर अगर झंडा भी लगा होता तो वो भी ज़ेर अताब आ जाता था। पीटीआई का नाम जो है लोग खुलकर ले नहीं सकते थे। तो ये आलम था। तो उन्होंने बताया कि जी व्हाट्सएप के ऊपर बताया गया था और लोग वहाँ पर पहुँचे भी थे और उसकी वीडियोज़ है, तो उसको अदालत में चला लें। तो उस पर चीफ जस्टिस जो थे वो बरहम हुए और उन्होंने कहा कि वीडियोज़ जो हैं वो बाहर जाकर चला लें,
यहाँ पे हमें दस्तावेज़ात दें। अब मौजूदगी की दस्तावेज़ात कैसे दी जाएंगी, ये समझ से बालातर है कि वहाँ पे कौन आया था कौन नहीं आया था, उसकी दस्तावेज़ात क्या होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीफ जस्टिस इस बात पे भी बहुत बरम हुए कि जी पीटीआई जो है वो कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी पेशावर हाई कोर्ट में जाती है। तो इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने ये बताया कि इलेक्शन जो था वो पेशावर में चूंकि हुआ था तो इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट गए, और जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटिशन दायर की गई थी वो जो थी वो गैर मौसर हो चुकी थी। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। जनाब ये हुआ। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस अपने जोबन पे आए, वही कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आप जो बता दें, जो फैसला करना है लिखवाना है हम लिखवा देते हैं वो। तो चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर जब बार बार दलाइल दे रहे थे और उसके अंदर वो बात कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप किस हैसियत में दलाइल दे रहे हैं। हामिद खान सीनियर वकील हैं, उन्हें दलाइल देने दें। फिर एक मौके पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, पहले पीटीआई सरकारी पार्टी थी, अब शायद नहीं है। तो ये जनाब आज की कार्रवाई है और इसके अंदर ये हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ैसला क्या होगा। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का जो था इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ था, बाकी मेंबरान नहीं थे, पैनल नहीं था, ये नहीं था। लेकिन आज तक इतनी ज़्यादा तफसील में जो है कि इतनी साफ और शफाफ इलेक्शन एक पार्टी के लिए कभी इलेक्शन कमीशन किसी अदालतों में इस तरह नहीं गया। और इलेक्शन कमीशन अपने जो इलेक्शन कराता है उसका हाल भी सबको मालूम है। कभी जो है कोई आरओ इलेक्शन हो जाता है, कभी कोई इलेक्शन हो जाता है, कभी आपके सामने ही है, कभी पीपल्स पार्टी को जो है वो 30-35 सीटों तक महदूद कर दिया जाता है कभी। तो आज तक इलेक्शन कमीशन का जो अपना किरदार है उसको भी ज़रा देखना चाहिए कि वो जो किस्म के इलेक्शन कराता है और जिस किस्म के इलेक्शन अब करवाए जा रहे हैं, तो खैर तारीख में अनोखे इलेक्शन है, वो किस किस्म के इलेक्शन होते हैं। क्या वो जो मयारात और जो तस्वुराती किस्म के मयारात और तिलिस्माती किस्म के मयारात वो जो पीटीआई के लिए चाहता है, काश का उसका वो 10% अपने लिए भी कर ले ताकि कौम जो है वो सुख का सांस ले सके। हाँ जी, अब एक तो ये है कि जी करारदाद एक सेनेट में जमा हो गई है, फिर दोबारा आज़ाद सेनेटर हैं हदायतुल्लाह उनकी जानिब से कि इलेक्शन को मौखर किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो पहली करारदाद पास हुई थी और जिसको बड़ी हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था, उसके मुँह ज़बानी तो सब लोगों ने उसकी वो कहा, उसकी मजम्मत की, लेकिन अभी तक के इलेक्शन बर वक्त हों इस हवाले से करारदाद कोई जो है ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी, ना किसी और जमात की जानिब से जमा नहीं कराई गई। तो अब ये दूसरी करारदाद भी आ गई है। चलें जी, अब इन शकील बातों के बाद एक आपको एक लतीफ़ा भी सुनाता हूँ। आज जनाब मुस्लिम लीग काफ ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का जो है वो फैसला कर लिया है। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है। मुस्लिम लीग नून तो मेरे ख्याल में उनको तो बहुत ज़रूरत थी, पता नहीं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, कि मुस्लिम लीग काफ ने उनसे सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ैसला किया है। और जो चौधरी शुजात के बेटे हैं सालिक हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा किया है और करते रहेंगे, और इनफरादी हद तक सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, अब असल बात है, मुस्लिम लीग नून ने गुजरात में मेरे और मेरे भाई के ख़िलाफ़ भी उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि जितनी आपकी पार्टी है, जितनी आपकी सियासी साख है, उसमें बस 16 महीने की जो आपको वजारत मिली और लूट मार, इसी की इजाज़त हो सकती है। अब ये तो नहीं कि आदमी के पास जो है वो फैलता ही चला जाए। तो
उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ है कि ठीक है, हमारे यहाँ मुल्क की तरक्की वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, हम बूढ़े हो गए, वो वसाइल नहीं निकले अभी तक। तो अभी फिर सुन रहे हैं कोई ग्रेनाइट आ गया, कोई ग्रेफाइट आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा किया है। अब वो 16 माह में जो किरदार अदा किया है, अगर चाहते हैं तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो मोहतरम सालिक हुसैन साहब, वो किरदार आपने ये अदा किया कि आप पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर से ले गए 300 रुपये फ़ी लीटर तक। आपने ये किरदार भी अदा किया कि आटा जो था वो 50 रुपये किलो था, आप उसको ले गए 150 रुपये किलो तक। और आप डॉलर को 178 से ले गए 300 रुपये तक, जिस हुकूमत का आप हिस्सा थे। और आपने तो शबाना रोज़ से जो औजे सुरैया के ऊपर जो कीमतें पहुँचाई, उससे तो कौम की जो है वो कमर टूट गई है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन का जो है वो अभी तक कौम उससे संभल नहीं पाई थी, और 2 वक्त की रोटी खाना महाल हुआ है। तो अब ये लंदन प्लान जो है, ये जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, इसके बाद पता नहीं कि इस कौम के जो माफिया और जो अशराफिया है वो निकाल दें तो 80-90% लोग रोटी खा सकेंगे, अपने बुज़ुर्गों के लिए कोई दवाई ले सकेंगे, बच्चों को दूध पिला सकेंगे, बिजली के बिल दे सकेंगे, अपने तन को कपड़ों से ढांप सकेंगे। ये जो माजी में हमने देखा रजीम चेंज ऑपरेशन के असरात, तो लंदन जो प्लान है उसके असरात जो हैं, उससे ये नहीं लगता कि कौम अपना तन भी ढांप पाएगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।